हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं ICMR JRF 2018। ओके, तो ये पार्ट ए या सेक्शन ए जो एप्टीट्यूड है वहाँ से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो साइंटिफिक फिनोमिना से है और इसमें पूछा गया था कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ्स मास इज। ठीक है, तो जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे, अर्थ मास इज, आंसर हो जाएगा इसका Fe। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर फ्लूइड। ठीक है, तो सुपर फ्लूइड इज He, फॉर He। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ए कैमरा सेटिंग दैट अलाउ द कैमरा टू चूज द करेक्ट फोकस डिस्टेंस फॉर यू, तो वो होता है ऑटो फोकस। ओके, आंसर इज ऑटो फोकस। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ splitting a spectral line into several components in the presence of a static magnetic field is called जीमन इफेक्ट। इसे हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप अमंग इंडियन पॉपुलेशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो आंसर है आपका थर्ड, बी पॉजिटिव। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा थर्ड, बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर H2, यहाँ पे रूल आप देख सकते हैं, H फॉर ह्यूमिडिटी एंड H फॉर हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोलॉजिकल, ये यहाँ पे जैसे 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक रेफर्स टू ऑल एक्सेप्ट, तो ऑल एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, डेथ क्लॉक। जबकि आपका सही कौन सा हो जाएगा, जैसे आपका एजिंग है, सर्केडियन रिदम हो गया, मॉलिक्यूलर क्लॉक, ये सब होते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स रेफर्स टू। लेकिन जो एक्सेप्ट है वो है आपका डेथ क्लॉक, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, विच गैस इज सेफ द इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल कन्फाइंड फायर्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका सेकंड, साउथ अफ्रीका। द कंट्री दैट हैज़ रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द ट्रांस फैट्स इन फूड स्टफ्स इज, आंसर है साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाई LTE इन रिलेशन टू टेली कम्युनिकेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फर्स्ट है आपका आंसर, और इसमें क्या पूछा गया था कि रेन गोज इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग, तो आंसर हो जाएगा द डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन इन मिलीमीटर ओवर 1 मीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपकी 11, तो यहाँ पे आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि द रीज़न फॉर चूजिंग माइस फॉर द साइंस एक्सपेरिमेंट आर ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के कौन से बाकी सारे सही हैं और कौन सा है वो जोन सा अलग है इनमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो ये सेकंड दिया हुआ है, दे हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन, ये नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्ट है इसका। ठीक है, बाकी वो वहाँ पे क्या होना चाहिए, दे आर स्मॉल, दे डू नॉट कॉज डैमेज व्हेन प्रोवोक, एंड वी शेयर मैनी ऑफ आवर जीन विद माइस, तो ये सब हैं। लेकिन एक्सेप्ट इसमें क्या हो जाएगा आपका, दे हैव लॉन्ग लाइफ
span. The reason for choosing mice for the science experiment are all except. ओके ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है कि इसमें क्या पूछा गया था. बायोलॉजिकल क्लॉक रिफर्स टू ऑल एक्सेप्ट, आंसर था इसका डेथ क्लॉक. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर है सेकंड 1 लीटर. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं 1 लीटर. इफ engine has a capacity of 1000 cc then the capacity of that engine is. ठीक है. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ लेज़र यूज इन लेज़र प्रिंटर. वो कौन सी टाइप ऑफ लेज़र है जो यूज़ होती है लेज़र प्रिंटर में. तो क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट सेमी कंडक्टर लेज़र. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं वो होती है आपकी सेमी कंडक्टर लेज़र. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है एल्यूमिनियम इज ए गेटिंग पॉपुलर वर्ल्ड वाइड टुडे इज ए ग्रीन मेटल विच अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम मेक्स ऑफ ए ग्रीन मेटल. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आंसर इज थर्ड. ओके. तो यहाँ पे थर्ड में दिया क्या गया था कि एल्यूमिनियम हैज़ हाई रेट ऑफ रिसाइकलिंग. तो एल्यूमिनियम के अंदर हाई रेट ऑफ रिसाइकलिंग होता है एंड इट कैन बी रीयूज, और उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं रिपीटेडली विदाउट क्वालिटी डिट्यूरेशन. ठीक है. तो यहाँ पे इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका. इसीलिए इसको हम क्या वो कह रहे हैं कि ग्रीन मेटल है ये. ठीक है. गेटिंग पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड टूडे एज ए ग्रीन मेटल, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है हाई रेट ऑफ रिसाइकलिंग एंड कैन बी रीयूज rapidly and without quality deteriorating. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपका आंसर है इसका सेकंड. द WHO specified provisional guideline limit for arsenic concentration in potable water is 10. ठीक है. और नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 17 में आपका पूछा गया है द इंडियन गवर्नमेंट जनरली स्पेंड्स अबाउट % ऑफ GDP ऑन हेल्थ केयर. ठीक है. तो यहाँ पे आपका GDP ऑन हेल्थ केयर 1.2 इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 के नोबेल प्राइज से पूछा गया था द वुमन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज इन 2015 फॉर हर डिस्कवरी ऑन ए नोवेल थेरेपी अगेंस्ट मलेरिया. ठीक है. मलेरिया के अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी की थी एंड यहाँ पे जो आंसर है वो उनका नाम क्या था तो UU2. ओके. तो उनका नाम क्या था UU2 नाम था उनका. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ए ओजोन लेयर. ठीक है. ओजोन लेयर डे आपको पता होगा कि कब मनाया जाता है 16 सितंबर. ठीक है. तो 16 सितंबर को ये होता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज 16 सितंबर. अगर हम यहाँ स्टैटिक्स की बात करें तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें आंसर है आपका 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी आपका स्टैटिक्स से ही है और इसका आंसर हो जाएगा 21 का आपका सेकंड है 68%. यहाँ पे आपको रेंज मीन्स प्लस ST इज अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी आपका स्टैटिक्स से ही है और इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का, ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी इन डिफरेंट parameter recorded in different unit, the most appropriate measure is। तो यहाँ पे हम कौन सा वो करेंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये एक तरीके से आपका डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि जियोमेट्रिक मीन्स ऑफ 3, 4 एंड 8 इज। तो यहाँ पे इसकी जियोमेट्रिक मीन हमको देखनी है, तो यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा 4। इसका भी क्या है आपका आंसर, यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी विश टू स्टडी द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन systolic blood pressure and blood sugar in sample of 25 patients, then the type of analysis required to the performed is। तो हम कौन से उसका यूज़ करेंगे, तो 24 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वहाँ पे हम कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का आंसर है 4 मीडियन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन डाटा आर कंटामिनेटेड बाय आउटलायर्स इज। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन डाटा आर कंटामिनेटेड बाय आउटलायर्स इज, आंसर हो जाएगा आपका 4 मीडियन। नेक्स्ट है इफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्केव्ड, तो नेगेटिवली स्केव्ड व्हेन कब होता है, जब आपका होता है 26 का है सेकंड आपका मीन, फिर मीडियन एंड मोड सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मोड सबसे ज़्यादा होता है, फिर मीडियन एंड लास्ट में सबसे कम आपका मीन होता है, तो वो होता है आपका नेगेटिव स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट है 27, क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें आपका जो आंसर है वो है आपका थर्ड, अनपेयर्ड टी टेस्ट। अनपेयर्ड टी टेस्ट, तो यहाँ पे दिया क्या था कि ए रैंडम सैंपल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन 20 patients for PGI and other random sample of expenditure on 25 patients from Fortis Hospital. Okay, when selected, if our interest was to know whether on an average expenditure ओके, तो ये जो भी क्वेश्चन है ये इसका आंसर है अनपेयर टी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसमें आपका आंसर है सेकंड। ठीक है, 18, द मीन एंड मीडियन ऑफ ए data set are 24 and 22 respectively, the mode of the data set will be। तो यहाँ पे हमें मीन एंड मीडियन दिया हुआ है और हमें यहाँ पे मोड निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, और 29 में भी आपका मीन है, द मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इस डाटा सेट आर, ये यहाँ पे दिया हुआ है 10, 13 एंड 1.5 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट बताना है ऑफ स्क्वेयरनेस, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 4। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका इसी से ही है, स्टैटिक से ही है, मीन मीडियन मोड ऑफ ए डाटा सेट 135, 133 एंड 130 रेस्पेक्टिवली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा सेट इज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड है ये। ठीक है, क्या है ये, पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है आपका मीन।
ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, फिर आपका मीडियन दिया हुआ है और मोड सबसे कम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मोड सबसे कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली स्क्वायर। मोड सबसे, एक सेकंड, मीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मीन सबसे ज़्यादा है और जो मोड है वो इन तीनों में कम है। ठीक है, मोड कम है तो यहाँ पे नेगेटिवली स्क्वायर्ड हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे दिया हुआ था मोड, अगर यहाँ पे नेगेटिवली स्क्वायर्ड में मोड जैसे ज़्यादा दिया हुआ था, ठीक है, 26 क्वेश्चन में आपका सेकंड था, यहाँ पे मोड ज़्यादा दिया हुआ था तो नेगेटिवली स्क्वायर्ड था। फिर उसके बाद में मीडियन एंड मीन सबसे कम था। उसमें क्या है कि जो ये है आपका मोड वो सबसे कम है, मीडियन फिर सेकेंड एंड मीन यहाँ पे ज़्यादा है। अगर मीन ज़्यादा है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली स्क्वायर्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, मीन सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली स्क्वायर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का 3। तो आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया एंड ये टॉपिक भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि पॉजिटिवली स्क्वायर्ड कब होगा एंड नेगेटिवली स्क्वायर्ड कब होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर मीन ज़्यादा है तो आपका पॉजिटिवली स्क्वायर्ड होगा और अगर मीन आपका कम है, ठीक है, तो वो आपका नेगेटिवली स्क्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है थर्ड 161 एंड क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है 4 कोएफिशिएंट एसोसिएशन यूले कोफिशिएंट एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसका आंसर 33 का आंसर है 4 काई स्क्वायर टेस्ट। द टेस्ट सिग्निफिकेंस टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूट्स इज काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट को है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 में आपका आंसर है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है 35 का आंसर है थर्ड क्वार्टियल डेविएशन। पूछा क्या गया था, द appropriate measure of dispersion of an open end class data is quartile डेविएशन। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एनोवा से क्वेश्चन पूछा गया है, एनोवा टेक्निक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टेस्टिंग स्टैटिकली सिग्निफिकेंस ऑफ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 36 का 4। ठीक है, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ मोर देन 2 इंडिपेंडेंट और रिलेटेड सैंपल। ठीक है, एनोवा टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टेस्टिंग स्टैटिकली सिग्निफिकेंस ऑफ। तो ये जो एनोवा टेक्निक्स है वो किसके लिए होती है, डिफरेंस बिटवीन मीन और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट और रिलेटेड सैंपल। ठीक है, तो ये आपका 2 इंडिपेंडेंट एंड रिलेटेड सैंपल के लिए होती है। डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ मोर देन 2 सैंपल देखने के लिए हम एनोवा टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोटनी से और इसमें आपका पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइकेन। ऐसा कौन सा है जो लाइकेन इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा आपका 4। तो क्लेडो फिलोफोरा बेंटियना। ठीक है, तो ये आपका लाइकेन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो ये क्वेश्चन है इसमें बस इतना ही पूछा गया था, नोट ए लाइकेन, कौन सा ऐसा है जो लाइकेन नहीं है। तो यहाँ पे 4 आंसर जो था वो 4 था, क्योंकि जो क्लेडोफाइलोफोरा बेंटियाना है वो एक फंगस है। क्या है, ये एक फंगस है। ठीक है, ये एक फंगस है नॉन एज टू कोज ब्रेन एब्सेसिस। ठीक है, तो ये ब्रेन एब्सेसिस करता है इन ह्यूमंस एंड इट
इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्वेसिव। ठीक है, और अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो क्लास होती है इसकी यूरोटियोमाइसिटीज होती है। एंड अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो वो होती है हर्पोट्राइकीएलेसी। ठीक है, एंड जो ऑर्डर है वो है कीटोथायरिएल्स इसका ऑर्डर होता है। तो ये एक फंगस है, लाइकेन नहीं है। बाकी ये जो तीन दिए हुए हैं ये आपका इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लाइकेन्स होंगे रेंडियर मॉस, राइजोकार्पोन, जियोग्राफिकम एंड लेब्रिया ऑर्गेनो। ओके, तो यहाँ पे लाइकेन जो नहीं है, फंगस है, वो आपका 4 आंसर हो गया था, क्लेडोफिलोफोरा बेंटियाना। बाकी ये तीनों आपके लाइकेन्स हैं। जो रेंडियल मोस होता है उसको हम दूसरा कप लाइकेन्स भी बोलते हैं, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एंड बाकी आपका लाइकेन्स ही हैं तीनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है आपके पार्ट बी से, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में आते हैं, जिसमें से आपको 50 के 50 ही करने होते हैं। वहीं अगर हम बात पार्ट बी की करें तो यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमको 75 क्वेश्चन करने होते हैं इन ICMR JRF। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पे 51 में दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन नेचुरल एमिनो एसिड। नॉन नेचुरल एमिनो एसिड है बीटा एलेनिन, बाकी नेचुरल एमिनो एसिड आपका अर्जिनिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, और 52 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड फाउंड अबंडेंटली इन कोलेजन प्रोटीन। आपको पता है कि कोलेजन में आपका ग्लाइसिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट अगर हम बात करें एमिनो एसिड फाउंड अबंडेंटली इन कोलेजन प्रोटीन, तो ग्लाइसिन होगा। क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 में आपका दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन ए DNA एंड RNA। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? आपको पता है कि उधर आपका होता है यूरेसिल और उसमें आपका थायमीन होता है। तो ये जो अंतर है वो आपका पिरिमिडीन में आता है एंड शुगर में आता है, क्योंकि प्यूरिन आपका दोनों में सेम होता है, क्योंकि जो प्यूरिन होता है उसमें आपका GA होता है। ठीक है, ग्वानिन एंड एडेनिन होता है, जो दोनों में पाए जाते हैं RNA में भी एंड DNA में भी। ठीक है, हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो ग्वानिन एंड एडेनिन ये प्यूरिन होता है, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम पिरिमिडीन की बात करें तो यहाँ पे एक कोड आता है पिरिमिडीन का क्यूट परिस। ठीक है, या यहाँ पे CUT, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन। जो साइटोसिन एंड थायमीन है वो आपके DNA में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम साइटोसिन और यूरेसिल की बात करें तो ये जो पिरिमिडीन है वो आपका ये यूरेसिल आपका RNA में पाए जाते हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? प्यूरिन में नहीं आ रहा है, पिरिमिडीन में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपका यूरेसिल आपका पाया जाता है RNA में एंड थायमीन पाया जाता है DNA में, तो इसलिए पिरिमिडीन में डिफरेंस आ रहा है। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस होता है शुगर में। अब शुगर में कहाँ पे डिफरेंस होता है? जो आपने शुगर की स्ट्रक्चर देखी होगी, यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बन 1 एंड ठीक, और कार्बन 2 ठीक है, एंड कार्बन 3 एंड कार्बन 4, और इधर आपका होता है कार्बन 5। ठीक, जिधर फॉस्फेट यहाँ पे लगा होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो शुगर का जो ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे सेकेंड प्राइम या फिर कार्बन नंबर 2 पे आपका अगर OH ग्रुप है, ठीक है, क्या है, अगर यहाँ पे
OH ग्रुप है तो तब आपका RNA होता है। अगर यहाँ पे RNA होता है, अगर यहाँ पे सेकंड कार्बन पे सेकंड प्राइम पे अगर OH प्रेजेंट है, और वहीं अगर आप अब यहाँ से OH में से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, तो तब आपका यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बचता है। ठीक है, तो क्या रहता है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रहता है। और जब यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है तो फिर हम इसको बोलते हैं DNA। ठीक है, डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है, DNA, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, DNA, तब हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। और ये डीऑक्सी का मतलब ये है कि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन रहती है सेकंड प्राइम पे। और ये क्यों रहती है, ताकि आपका जो DNA है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना पाए, यहाँ पे अनस्टेबल एक स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो शुगर में आया एंड पिरिमिडीन में आया, ना कि आपका प्यूरिन यहाँ पे दिया हुआ था। फोस्फेट आपका सब में यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं आता शुगर एंड प्यूरिन में। यहाँ पे शुगर ठीक है लेकिन प्यूरिन की वजह से ये गलत है, एंड इधर शुगर एंड फोस्फेट दिया हुआ है। ठीक है, तो फोस्फेट नहीं है, यहाँ पे शुगर ठीक था। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अगर हम सही देखें तो शुगर एंड पिरिमिडीन है, जिसकी वजह से हम DNA एंड RNA में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनिक एसिड इज। तो जो ये मेलोनिक एसिड है वो किस तरह का इनहिबिशन देखने को वहाँ पे मिला, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनिक एसिड। तो वहाँ पे जो हमें इनहिबिशन देखने को मिलता है वो है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, कौन सा देखने को मिलता है हमें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। 55 क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे आपका आंसर 2 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है वैलेंसी ऑफ कार्बन वो 4 होता है। पता नहीं यहाँ पे आंसर ये 2 क्यों दिया हुआ है, जबकि जो यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी को पता होता है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे आंसर 4 ही होगा। नेक्स्ट है कोएंजाइम में इज ए ड्राइवेटिव ऑफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा coenzyme A is derivative of pentothenate. ओके, ओके, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो कोएंजाइम A इज ए डेरिवेटिव्स ऑफ पेंटोथेनेट। ठीक है, पेंटोथेनेट होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। एंड यहाँ पे अगर हम दूसरी बात करें तो कोएंजाइम ए इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B5 एंड सिस्टीन। ठीक है, तो विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन B5 एंड सिस्टीन एंड ये पेंटोथेनिक एसिड। तो यहाँ से कुछ भी अगर पूछ रहे हैं तो आप ये आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही आपका राइट आंसर है। 56 का आपका हो जाएगा 3rd, पेंटोथेनेट। ओके, सो आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस ऑक्सीजन टू वाटर। आपको पता होगा कि रिड्यूस ऑक्सीजन टू वाटर आंसर क्या होने वाला है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या ध्यान फोकस क्या करना था, रिड्यूस ऑक्सीजन टू वाटर, आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। आपको पता होगा कि जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है वो कॉम्प्लेक्स 4 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहाँ से आया हुआ था, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आया था, रेस्पिरेटरी चेन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी इस टॉपिक को हम बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, और NADH डिहाइड्रोजिनेज जो होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, जो क्या करवाता है, NADH जिससे आता है। ठीक है, सेकंड है आपका
सक्सीनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, जो सक्सीनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज होता है वो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है। थर्ड होता है कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सी, देखो थर्ड पे होता है सी रिडक्टेज, फोर पे होता है सी ऑक्सीडेज। ये है ना काफ़ी ज़्यादा फोकस वाली बात है और याद रखने वाली बात है कि जो थर्ड होता है उस पे तो होता है सी रिडक्टेज। ठीक है, साइटोक्रोम क्यू सॉरी कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। ओके, एंड जो फोर होता है उस पे होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है O2 H2O। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है रिडक्टेज सॉरी रिड्यूस ऑक्सीजन टू वाटर, ये होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। एंड थर्ड को पूरा हम क्या बोलते हैं कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेज और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वो आपका FMN एंड FES यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। सेकंड पे आपका FAD FES होता है एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड पे आपका हीम एंड FES प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। एंड फोर पे होता है आपका हीम एंड कॉपर, जो कि आपका बार बार क्वेश्चंस में यहाँ से ये सारा जो पॉइंट बताए हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे आपको बताया कि FMN होता है एंड FES होता है। ठीक है, सेकंड पे आपका FAD एंड FES होता है। थर्ड पे आपका होता है हीम। ठीक है, जो याद रखना है FES होता ही है। फोर पे होता है आपका हीम तो होता है एंड उसके साथ में CU होता है, तो यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, और फर्स्ट पे आपका NADH आता है, सेकंड पे आपका FADH एंड जो थर्ड है उस पर कुछ नहीं होता, ना ही फोर पे, एंड फोर पे होता है आपका O2 H2O। ठीक है, तो ये आपको ध्यान भी रखना है, याद भी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इसके कुछ इनिबिटर भी होते हैं जो हमने पहले भी बताया हुआ है कि जैसे रोटेनोन है वो रोटेनोन आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का इनिबिटर है। एमोबार्टियल आपका फर्स्ट का इनिबिटर है। एंटीमाइसिन आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स का इनिबिटर है एंड साइनाइड ये आपका फोर कॉम्प्लेक्स का इनिबिटर है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। तो 58 में आपको पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट डज अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन इन द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन टेल्स अस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 58 का फर्स्ट के इनिबिटर बाइंड ऑलरेडी फॉर्म्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एब्सॉर्ब्ड मोर UV रेडिएशन एट 260 नैनोमीटर। आपको पता होगा कि मोर यूवी रेडिएशन एट 260 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा कौन सा एब्जॉर्ब करेगा इनमें से। तो 59 का आपका दिया हुआ है, 59 का यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है। आपको पता होगा कि सेकंड ही क्यों है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। आपको पता है कि जैसे DNA होता है तो DNA के अब यहाँ पे इतना ज़्यादा वो जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वो डबल स्टैंड से आपका सिंगल स्टैंडर्ड DNA में आता है तो जो ऐसे ये स्ट्रक्चर होती है आपका एडेनिन ग्वानिन और जो नाइट्रोजनस बेस हो गया या फिर ये सारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक स्पेस होता है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि वहाँ पे सेकंड जो ये होता है डबल स्टैंडर्ड DNA उसमें इतना ज़्यादा स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता, इतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो वहाँ पे आपको सभी स्पेस आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड का आपका मोर होगा।
ठीक है, ना ही आपका ये बाकी जो सब दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60, द मेन रोल ऑफ एन एंजाइम इन ए केमिकल रिएक्शन इज टू। तो 60 में आपका फर्स्ट दिया हुआ है रिड्यूस द एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, रिड्यूस द एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 61, 61 का आपका थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे दिया हुआ है कि द एनर्जी प्रोड्यूसिंग ग्रुप इन द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग ग्रुप कौन सा होता है? फॉस्फेट ही होता है। प्यूरिन नहीं, शुगर नहीं, नाइट्रोजनस ग्रुप नहीं, यहाँ पे फॉस्फेट ही होता है। आपने देखा होगा एटीपी से आपका एडीपी बन रहा है, एडीपी से आपका एएमपी बन रहा है। तो ये फॉस्फेट यहाँ से निकलते हैं तब आपका एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 62 का आंसर है फर्स्ट। और इसमें पूछा क्या गया था कि द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज गवर्नड मेनली बाय द इंट्रामोलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ द साइड ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? इंट्रामोलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 63, 63 में पूछा गया था कि व्हाट डज ग्राफ विच सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वेलोसिटी कर्व इंडिकेट। ठीक है, तो वेलोसिटी कर्व इंडिकेट 63 का फर्स्ट है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सभी बायोकेमिस्ट्री से आए हुए थे। एंड नेक्स्ट है आपका सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन। सेल बायोलॉजी से जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो है क्वेश्चन नंबर 64, और इसमें पूछा गया था ऑर्गेनिक आयन नेसेसरी इन सोडियम पोटेशियम एटीपीज। आंसर हो जाएगा आपका Mg2+, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, ALU सीक्वेंस क्या होती है? ALU सीक्वेंस आपको पता होगा। ALU सीक्वेंस आर 65 का सेकंड रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होती है। ठीक है, क्या होती है? रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। ना ही तो ये प्रोमोटर सीक्वेंस है, ना ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन सीक्वेंस है, ना ही ये टेलोमेरिक सीक्वेंस है। ये होती है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में पूछा गया था व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस आपको पता होगा, जब हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्रोमोसोम कंडेंसेशन नो, स्पिंडल फॉर्मेशन नो, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड नो, ये सब आपका कैरियोकाइनेसिस में देखने को मिलता है। लेकिन जब आप साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं तो वो होता है साइटोकाइनेसिस। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में क्या पूछा गया है कि वाटर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल इज प्रोबेबली मेडिएटेड बाय एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी भी आते हैं। ये 2018 का है, लेकिन अगर आप CSIR की बात करें, जैसे CSIR 2023 में भी अभी लास्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे। ठीक है, एंड अदर एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आपको एक्वापोरिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एक इसका ट्रांसपोर्ट करता है H2O एंड CNG। ठीक है, CNG यहाँ पे क्या होता है? C का मतलब होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट, N का मतलब NH3 का ट्रांसपोर्ट, एंड G का मतलब ग्लाइसरोल। ठीक है, ग्लिसरोल का ट्रांसपोर्ट। ओके, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक NPA मोटिव ऑफ सेलेक्टिवली फॉर द चैनल, ये भी आपका देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका जो ये एक्वापोरिन होता है वो असेंबल एज हेटेरोटेट्रामर। ठीक है, असेंबल एज हेटेरोटेट्रामर।
in which each monomer consists of 6 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिकल डोमेन। तो यहाँ पे आपका ये 6 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिकल डोमेन होता है। डोमेन्स विद साइटोप्लाज्मिकली ओरिएंटेड एमिनो एंड कार्बोक्सिल टर्मिनाई। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, ईच मोनोमर फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट पोर, 2 हाइड्रोफोबिक लूप contains conserved asparagine, proline and alanine, NPA motif of selectivity of channel इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अगर आप एक्वापोरिन के स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 6 जो है ये आपके डोमेन दिए हुए हैं। ठीक है, 6 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन यहाँ पे दिए हुए हैं ये इस तरह से। ठीक है, और ये सभी के बीच में आपका यहाँ पे NPA, ठीक है, NPA यहाँ पे दिया होता है। NPA क्या है, एस्परजीन, प्रोलिन एंड एलेनिन। एस्परजीन, प्रोलिन एंड एलेनिन दिया होता है, ये दिया होता है 2 और 3 के बीच में एंड 5 और 3 के बीच में। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द N टर्मिनल के बीच में भी होता है एंड हाफ ऑफ द C टर्मिनल के बीच में भी स्ट्रक्चर होती है, और यहीं से यही पॉइंट आपका CSIR में दिया हुआ था, जो कि दोनों ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 6 ये हो गया, एंड यहाँ पे लूप दिया हुआ है ACE एंड BDE। ओके, तो एंड इसके अलावा यहाँ पे हेमीपोर होते हैं, बाद में जो है ये हेमीपोर आपस में ये इस तरह से एक वो बना लेते हैं, चैनल बना लेते हैं। ठीक है, एक्वापोरिन ये इस तरह से बनाते हैं। एंड अगर यहाँ पे हम टर्मिनल की बात करें, N2 एंड सॉरी N टर्मिनल एंड C टर्मिनल दोनों कैसे होते हैं, साइटोप्लाज्मिक होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है, और ये यहाँ पे किसमें देखने को मिल रहा है, रेगुलेशन ऑफ एक्वापोरिन इन प्लांट अंडर स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर एस्परजिन, प्रोलिन एंड एलेनिन की स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है। तो ये स्ट्रक्चर होती है आपकी एक्वापोरिन की। ओके, तो 67 का आंसर क्या था, एक्वापोरिन, जो क्या कर रहा था आपका यहाँ पे एक्वापोरिन आंसर था। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल इज प्रोबेबली मेडिएटेड बाय एक्वापोरिन। ओके, नेक्स्ट है 68। तो 68 में आंसर है आपका 4, और इसमें दिया क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा गलत है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में आपका 4 गलत है, क्योंकि क्या कहा इन्होंने कि इट हैज़ प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी, ये नहीं है। बाकी बाइंड्स ऑक्सीजन, यस होता है। कंटेन्स हीम मोइटी, यस। डिस्प्ले क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन 4 आपका ऑप्शन गलत है। जो गलत है वही पूछा है, और वही आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 75 की बात करें, तो 75 में आंसर है एडेनिन, और इसमें पूछा क्या गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्यूरिन। अभी यहाँ पर आपको बताया था कि प्यूरिन का आपका जो है एजी होता है। ठीक है, एजी एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, एंड जो प्रिमिडीन है, प्रिमिडीन में होता है आपका CUNT। ठीक है, तो प्रिमिडीन में आपका CUT होता है। ठीक, तो ये आपको बस याद रखना है, और इसका एक कोड भी होता है क्यूट परी की फ़ोटो पेज नंबर 9 पे है, अगर आप याद रखना चाहें तो। क्यूट मतलब CUT एंड परी प्रिमिडीन, CUT प्रिमिडीन, एंड पेज हो जाएगा प्यूरिन A एंड G। ठीक है, पेज, तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पेज नंबर 9 पर है, क्योंकि वो 9 पे आपका बाइंड होती है, वो एक अलग है, लेकिन आपको यहाँ पे प्यूरिन है तो एडेनिन एंड ग्वानिन है, एंड आपका प्रिमिडीन है तो CUT है। कट, ये याद रखना है।
एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69। ओके, तो यहाँ पे आपका 69 में आपका दिया हुआ है सेकेंड, क्योंकि इसमें एसिड फोस्फेटेज इज ए मार्कर ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि एसिड फोस्फेटेज मार्कर किसका होता है। तो एसिड फोस्फेटेज मार्कर आपका होता है लाइसोसोम का। ठीक है, तो लाइसोसोम का होता है, आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। द सेल्यूलर ऑर्गेनल्स विद एसिडिक पीएच, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका एसिडिक पीएच आपका लाइसोसोम का ही होता है। नेक्स्ट है 71, और इसमें क्या पूछा गया है कि many scientists are very interested in study mitochondrial DNA because it वहाँ पे mutates rapidly and allow us to study evolution over short time scale। ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे many scientists are very interested in study mitochondrial DNA। ठीक है, तो ये उसका रीज़न होगा। नेक्स्ट है 72, जिसमें क्या पूछा गया है कि फ्रॉम पेरेंटल लाइफ ऑफ प्यूबर्टी द प्राइमरी oocyte रिमेन इन। ठीक है, तो प्यूबर्टी द प्राइमरी oocyte रिमेन इन वो आपका प्रोफेज में होता है। ठीक है, आंसर क्या है? प्रोफेज। ओके, तो प्रोफेज इज राइट आंसर। 72 का आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था उसमें दिया हुआ है कि द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर इन यूकैरियोट्स। ठीक है, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर कौन सा ये सिंथेसिस करता है इन यूकैरियोट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यूकैरियोट में 73 का हो जाएगा फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। कौन सा होता है ये? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है। नेक्स्ट है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फॉस्फेट। तो किसमें फॉस्फेट नहीं होता? तो आपको पता है आरएनए बिना फॉस्फेट के कैसे बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में आपका फॉस्फेट होता है। ये ऐसे ही आरएनए और डीएनए दोनों में न्यूक्लियोटाइड होता है, और न्यूक्लियोटाइड तभी बनता है जब उसमें फॉस्फेट होता है। और न्यूक्लियोटाइड भी नहीं होगा क्योंकि उसमें फॉस्फेट है, ना ही डीएनए होगा, ना ही आपका आरएनए हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये क्यों होता है? देखो, सबसे पहले होता है आपका शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? जब आपका शुगर होता है, इसको हम शुगर बोलते हैं, इस पे आके जुड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस जब आके यहाँ पे जुड़ता है तो अब वो उस पर कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे अगर आपका डीएनए है तो वहाँ पे आपका होगा एडेनिन के साथ थायमीन, और साइटोसिन के साथ में गुआनिन होगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड बॉन्ड, यहाँ पे थर्ड बॉन्ड, तो इनमें से एडेनिन हो सकता है नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे, या थायमीन या साइटोसिन या गुआनिन। वहीं अगर आपका ये आरएनए है तो तब आपका एडेनिन एंड यूरेसिल होगा। ठीक, एडेनिन या यूरेसिल में से होगा। ये आपका इतनी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि शुगर प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसे हम? न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें हम यहाँ पे इधर 5 प्राइम पे आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, जैसे ही फॉस्फेट ऐड होता है तो तब ये हो जाता है आपका फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो अब ये हो जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तब बनता है आपका आरएनए का एक स्ट्रैंड। फिर जब 2 स्ट्रैंड जुड़ते हैं तो तब आपका कंप्लीट डीएनए बन जाता है। ठीक है, तो ये होती है ये स्ट्रक्चर। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है आपका न्यूक्लियोसाइड, और शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका फॉस्फेट ये होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड
पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनता है आपका डीएनए स्ट्रैंड, और डीएनए 2 स्ट्रैंड जुड़ने से बनता है आपका डीएनए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है कि RNAi स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। RNAi आपका पता होगा कि किससे रिलेटेड है, RNA इंटरफेरेंस से। नेक्स्ट है जीन विच आर एक्टिव ऑल द टाइम इन सेल आर नन एज। तो अगर वो आर एक्टिव ऑल टाइम है इन सेल तो आपका 77 का आंसर होगा थर्ड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। 77 का क्या हो जाएगा, हाउस कीपिंग जीन। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द की इवेंट द लीड टू एसोसिएशन ऑफ ए प्रोटीन विद प्रोटियासोम। प्रोटियासोम एंड प्रोटीन से रिलेटेड आपका हो जाएगा यूबिक्विटिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका यूबिक्विटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसपीरेशन से। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस। तो 79 का हो जाएगा आपका 4 कि बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू आरएनए। आपको पता होगा कि जब डीएनए से आपका आरएनए बनता है तो उससे आरएनए से फिर आपका प्रोटीन बनता है, और अगर डीएनए टू डीएनए ही बन रहा है तो उसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा गया था, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब आपका विच इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफ़र किससे हो रही है, ट्रांसफ़र डीएनए टू आरएनए, तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आंसर ये सही होगा। ठीक है, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, और इसमें 80 में आपका आ जाएगा इम्यूनोलॉजी। ठीक है, 80 किससे है, इम्यूनोलॉजी से है। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन थ्रू इंजेक्टिंग। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी हमें कैसे मिलती है, तो आपको पता होगा एंटीबॉडीज़ के थ्रू हमें मिलती है। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन थ्रू इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज जनरेटेड ड्यू। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज जनरेटेड ड्यू टू, तो ये 81 का हो जाएगा आपका मेमोरी सेल। आपको पता ही होगा कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स हम क्या जनरेट करता है, तो जब आपका मैं गलत बोल गई, मेमोरी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, मेमोरी सेल के थ्रू हमें सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। रेस्पॉन्स इज जनरेटेड ड्यू टू मेमोरी सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 का आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है 88 में एंटीडोट्स। ठीक है, तो ड्रग्स दैट काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ अदर ड्रग्स, फॉर एग्जांपल इन केस पॉइजनिंग आर नन एज एंटीडोट्स। 87 का क्या होगा, 87 का है आपका ट्रेटोजेनेसिस रिफर्स टू फीटल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे आपके ट्रेटोजेंस होते हैं जिनकी वजह से जो फीटल होता है उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, और जो ये जिसकी वजह से होता है उसको हम ट्रेटोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ हो सकते हैं, कोई एल्केलॉइड्स ऐसे मतलब कोई ड्रग्स हो सकती है, एल्केलॉइड्स हो सकता है, या कुछ अदर ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसी होती हैं जो आपका ट्रेटोजेंस की उसमें आ सकती हैं। ठीक है, जिनका या फिर हाई कंसंट्रेशन की वजह से या इस तरह से, तो जो ट्रेटोजेंस होते हैं वो आपका फीटल एबनॉर्मलिटी करते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्रेटोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 86। ठीक है, तो 86 में आपका क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट वाइट ब्लड सेल WBC यूज टू किल बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर इन्वेडिंग
ऑर्गेनिज्म। आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी। 86 का क्या होगा आंसर? 86 का सेकंड होगा। ठीक है। 85 का आपका है कि व्हाट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब वाइट ब्लड सेल माइग्रेटिंग टूवर्ड बैक्टीरिया, तो उसे हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। ठीक है, कीमोटैक्सिस उसे हम बोलते हैं। द ब्लड ग्रुप विद एंटीबायोटिक, द ब्लड ग्रुप विद एंटी ए एंटीबॉडीज एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इज, तो ब्लड ग्रुप में अगर ये दिया हुआ है तो 84 का हो जाएगा आपका फर्स्ट, अगर वहाँ पे दोनों दिए हुए हैं तब। ठीक है। एंटी ए एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज, अगर दोनों दी हुई हैं एंटीबॉडीज तो वहाँ पे आपका ओ होगा। ठीक है। ब्लड ग्रुप के लिए अक्सर आप ये इमेज ज़रूर देखते होंगे और ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि जो ब्लड टाइप है वो आपके 4 टाइप के होंगे। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रेड ब्लड सेल टाइप की बात करें तो जो रेड ब्लड सेल होती हैं उन पे जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं वो एंटीबॉडीज़ बी होती हैं। ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं? ये एंटीबॉडीज़ बी प्रेजेंट होती हैं। और वहीं अगर हम एंटी ब्लड ग्रुप बी की बात करें, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी पे जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है वो ए के लिए होती हैं। ठीक है। तो ये जो ये यहाँ पे लगी हुई हैं जितनी भी, तो वो क्या है? एंटीबॉडीज़ ए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ए बी ब्लड ग्रुप है उस पे आपका जो एंटीबॉडीज़ हैं, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। ओके। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है ब्लड सेल, सॉरी ब्लड टाइप। तो ब्लड ग्रुप आपके 4 टाइप के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी एंड ओ। ठीक है। अगर यहाँ पे हम एंटीबॉडीज़ की बात करें जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसमें एंटीबॉडीज़ बी पाई जाती हैं, और बी है तो ए होगा, एंड ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन दोनों होते हैं। तो वहाँ पे कोई सी भी प्रेजेंट नहीं होती, नहीं तो वो खुद को ही किल कर लेगा। ठीक है। एंटीजन अगर वहाँ पे एंटीबॉडी ए होगा तो वो ए को किल कर देंगे, बी होगा तो बी को किल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल पे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओ ग्रुप। ओ ग्रुप में आपका कोई भी यहाँ पे एंटीजन नहीं होते, तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो दोनों के लिए होती हैं, एंटी ए एंड एंटी बी। ठीक है। इधर यहाँ पे अगर हम एंटीजन की बात करें तो जो ब्लड सेल पे आपका एंटीजन प्रेजेंट होती हैं वो एंटीजन ए प्रेजेंट होगी एंटी ग्रुप ए पे। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लगी हुई हैं ये सभी एंटीजन्स हैं। तो ये ब्लड ग्रुप ए पे एंटीजन ए पाई जाती है, बी पे आपका एंटीजन बी पाई जाती है, ये जो ये यहाँ पे आपका ब्लड सेल पे लगी हुई है। ठीक है। एंड जो आपका ए बी है उस पर दोनों एंटीजन पाई जाती हैं, ए एंटीजन बी एंड बी एंटीजन बी। और जो ओ होता है उस पर कोई भी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कोई भी एंटीजन्स नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, ए ना बी। अगर यहाँ पे हम ब्लड टाइप कंपेटिबल इन ए इमरजेंसी की बात करें तो ए एंड ओ यहाँ पे है, इधर आपका बी को आप बी एंड ओ आप एज ए डोनर देखेंगे, एंड अगर आपका ए बी है तो वो आपको ए बी ओ एंड बी, ए बी इज़ द यूनिवर्सल रेसिपिएंट आपका होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख पाएंगे। इसके अलावा जो ग्रुप ओ है उसमें आप देखेंगे कि ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर, तो ये सभी को दे सकता है। वो ओ जो होता है आपका बी को ए बी एंड ए सभी को दे सकता है। ठीक है। लेकिन इसको अगर हम देने की बात करेंगे तो सिर्फ इसको ए का ही ब्लड दिया जाता है, क्योंकि इस पे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दोनों की प्रेजेंट हैं। ठीक है। दोनों की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। जिसका भी अगर ए का दिया तो वो ए को किल कर देगा, क्योंकि उसके अंदर
ए एंटीजन होगा, बी का दिया तो वो उसको किल कर देगा क्योंकि उसके अंदर बी एंटीजन होगा, और यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों के लिए प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे जो ब्लड दिया जाता है वो सिर्फ ओ का दिया जाता है इसी वजह से, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी, यहाँ पे देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ नहीं है। जब किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी एंटीजन आए, जैसे ए का आ रहा है ब्लड, ए एंटीजन है, बी का है तो बी एंटीजन है, और ए ओ में तो होता ही नहीं कोई, ठीक है, तो उसका तो वैसे भी दिया जा सकता है। एंड ए एंड बी का तो यहाँ पे ये तो ए बी ब्लड ग्रुप है ही इसका, तो इसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ जब प्रेजेंट ही नहीं है तो वो किसी पे भी आपका काम नहीं करेगी, ना ए एंटीजन पे ना बी एंटीजन पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, और आई होप कि आपको ये सभी क्लियर हो गया हो। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये आपका रेड ब्लड सेल टाइप दिया हुआ था इधर, और इधर आपका जो एंटीबॉडी है वो याद रखना कि प्लाज्मा में होती है, एंड जो एंटीजन होते हैं वो रेड ब्लड सेल पे इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, उसकी सरफेस पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इधर आपका ए बी दोनों एंटीजन है, इधर आपका बी एंटीजन है, और इधर आपका ए एंटीजन था, ठीक है। तो ये याद रखना कि एंटीबॉडीज़ आपकी प्लाज्मा में होती है, एंड जो एंटीजन है वो आपका बी रेड ब्लड सेल पे होता है, ओके। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो 82 में आंसर है थर्ड, टीटनस विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन डज नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम। तो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड नहीं होती, आपको पता होगा टीटनस है, क्योंकि इसका तो आपका 6 मंथ का, या फिर आप देखते होंगे जब भी कट लग जाता है जैसे लोहे से या इस तरह से, तो आप तुरंत जाते हैं कि टीटनस का एक जो है लेना है, इंजेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न आपका 83, क्वेश्चन नंबर 83, उसका आंसर हो जाएगा थर्ड, हैव वर्चुअली ए फुली कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैटरनल IgG एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिन विच ब्लॉक द एसिटाइल कोलिन। आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोलिन के लिए सेकंड, बोट्यूलिनम टॉक्सिन। बोट्यूलिनम टॉक्सिन इज आंसर। सर्फेक्टेंट, ठीक है, सर्फेक्टेंट का आंसर हो जाएगा इंक्रीज पल्मोनरी कॉम्प्लियंस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91, स्लीप के सेंटर इज लोकेटेड इन। स्लीप सेंटर के आपको पता होगा कि वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। स्लीप सेंटर क्या होता है, 91 का सेकंड है हाइपोथैलेमस। स्लीप एंड अराउजल के लिए आपका हाइपोथैलेमस सेंटर होता है, ठीक है। स्लीप सेंटर इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है 92। तो 92 का आपका है मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, तो ये है कैल्सिट्रियोल, ओके। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द थैलेमस इज 93। आंसर हो जाएगा रिले सेंटर। आंसर क्या है, फंक्शन ऑफ द थैलेमस इज रिले सेंटर। एंजियोटेंसिनोजन इज सिंथेसाइज्ड इन द एंजियोटेंसियोजन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लीवर, ठीक है। नेक्स्ट है 95, द ऑर्गन मैक्सिमम कंजम्पशन पर मिनट। कंजम्पशन पर मिनट 95 का है आपका फर्स्ट लीवर सेल होती है, जो एक ऐसा ऑर्गन है जो मैक्सिमम कंजम्पशन करती है पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102। 102 का है आपका थर्ड, कोकीन, ठीक है। ऑल हैव द लीस्ट एब्यूज लाइबिलिटी एक्सेप्ट
कोकेन, बाकी ये सब है आपका कैफीन, बेंजोडियाजेपिन्स एंड एस्पिरिन। ठीक है, नेक्स्ट है 101, और 101 में आपका दिया हुआ है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम सेकेंड एब्जॉर्ब एनर्जी एट ए लेवल ऑफ आपका 160 नैनोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 160 सॉरी 680 नैनोमीटर। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया है यहाँ पे, 680 नैनोमीटर 680 है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, उसमें आंसर क्या होगा आपका, सेकंड है आपका फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स क्या होता है, विच ड्रग्स कोज गायनेकोमेस्टिया एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे भी। फाइब्रेट्स एंड होता है क्या है, जैसे डिजिटलिस हो गया, स्प्रोनोलेटोन एंड काइमेटिडीन। नेक्स्ट है आपका कि द एमिनो एसिड इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज 99, आंसर हो जाएगा अर्जिनिन। ठीक है, तो ये जो सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है वो है आपका अर्जिनिन। ठीक है, नेक्स्ट है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल इज, तो आपका जो 98 क्वेश्चन है उसका हो जाएगा फर्स्ट टेस्टिस। तो जो ये होते हैं मेल्स होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल इज टेस्टिस। ओके, नेक्स्ट है 97, इसका आंसर हो जाएगा बीटा सेल। हार्मोन इंसुलिन और पैनक्रियाज इज सीक्रेटेड बाय, आपको पता होगा कि जो इंसुलिन है उसका वो करवाता है बीटा सेल। ठीक है, सीक्रेशन होता है बीटा सेल। फिर एक अल्फा सेल होता है ग्लाइकोजन का, बीटा सेल से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मियोसिस टू द फॉर्मेशन ऑफ मैचुरेशन स्पर्मेटोजोआ इज अबाउट 96 का है फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड काफ़ी ज़्यादा क्लोज नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे वैसे आंसर यहाँ पे 64 बताया है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो आप इसको गूगल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा द टोटल नंबर ऑफ फेलोजिन प्रेजेंट इन 14 दिया हुआ है। ठीक है, 14 मोमेंट ऑफ सोल फुट इनवर्ड, यहाँ पे इन्वर्जन दिया हुआ था। शोल्डर जॉइंट आपको पता होगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था। यहाँ पे वेरी मस्कुलर ऑर्गन यूज टू ग्रीन फूड इन बर्ड इज कॉल्ड, यहाँ पे प्रो 113 का यहाँ पे थर्ड दिया हुआ था, प्रो वेंट्रिकुलस दिया हुआ था। ठीक है, एंड नेक्स्ट था आपका हेल्टर मॉडिफाइड है हाइंड विंग्स के, एंड ये लास्ट थे यहाँ पे कि जो 115 का फर्स्ट साइक्लोइड्स एंड यूरोपाइजियल ग्लैंड आपकी पिजन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है उसका आंसर है पेल्विक ग्रेडिल। ठीक है, एसिटाबुलम इज पार्ट ऑफ पेल्विक ग्रेडिल। ठीक है, इसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन ना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया फुलफिल कोच पोस्टुलेटेड एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 118 का फर्स्ट सही है ट्रिपैनोसोमा पैलिडम, बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैटेगरी ए बायो टेररिज्म एजेंट आर, तो यहाँ पे बायो टेररिज्म एजेंट की तरह हम किसको वो करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम को। ठीक है, एज ए बायो टेररिज्म एजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 में आपका आता है कि होल्डिंग टाइम ऑफ स्टेलाइजेशन बाय ड्राई हीट ए टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस, आंसर इसका होगा आपका
थर्ड 60 मिनट, ठीक है। तो 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हम स्टेलाइजेशन कर रहे हैं, होल्डिंग टाइम फॉर स्टेलाइजेशन बाय ड्राई हीट, तो वहाँ पे हम 60 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। 121 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस विच ह्यूमन इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू यूरिन, तो वो क्या हो जाएगा, लेप्टोस्पायरोसिस। नेक्स्ट को है क्वेश्चन नंबर 122, उसमें लुइस पास्चर इज नॉट एसोसिएटेड विद, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड डिस्कवरी ऑफ फिनोमिनन ऑफ फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल जीनोम वाज सीक्वेंस्ड फर्स्ट, ठीक है। तो किसका हमने सबसे पहले सीक्वेंस किया था बैक्टीरियल जीनोम में, तो ये आपका 123 का हो जाएगा थर्ड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन सा है ये, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का बैक्टीरियल जीनोम वाज फर्स्ट सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस। नेक्स्ट है आपका 130, और 130 में आपका थर्ड सही है, यीस्ट वेक्टर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस ARS इज फीचर ऑफ, तो जो ARS है वो किसका फीचर है, यीस्ट वेक्टर का है। क्वेश्चन नंबर 129। 129 का आंसर है सेकंड, क्योंकि ये एक इको RV एक तरीके का आपका ब्लंट एंडेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है। तो इको RV, ठीक है, इको R4 या सॉरी, इको RV जो होता है ये क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड, ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए PCR रिएक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे PCR रिएक्शन में कौन से किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको पता होगा DNA पॉलीमरेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो 128 है, तो आपको DNA पॉलीमरेज चाहिए, यस। प्राइमर्स आपको चाहिए, टेम्पलेट DNA यस चाहिए, लेकिन डाई डीऑक्सी DNTPs ये नहीं चाहिए, ये आपको सीक्वेंसिंग में चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे यस, आपको ये भी DNA पॉलीमरेज रिक्वायर है, प्राइमर्स टेम्पलेट सब रिक्वायर है, लेकिन सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, डाई डीऑक्सी DNTP यहाँ पे रिक्वायरमेंट इनकी नहीं होती इन PCR रिएक्शन, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं हम, PCR रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 का आंसर क्या होगा कि द रेशो ऑफ LD50 टू ED50 इज थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है, ये क्या है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स आंसर है इसका। प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोटीन इन मिल्क इज, आपको पता होगा कि 126 से यहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन है वो कौन सी होती है, कैसीन, ये सभी को पता होगा कि कैसीन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 125 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज हैज़ द लार्जेस्ट जीनोम साइज, किसका लार्जेस्ट जीनोम साइज होता है, 125 का आंसर हो जाएगा अमीबा डूबिया, ठीक है, अमीबिया, ओके। तो 125 का हो जाएगा आंसर थर्ड। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी जीन आर देयर इन E. coli K12 जीनोम, E. coli K12 जीनोम में कितने जीन होते हैं, 124 का हो जाएगा फर्स्ट, 4377 इज राइट आंसर, ओके। तो ये सभी आपने यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, ये सभी आपका क्वेश्चन नंबर 130 तक आपके सभी क्वेश्चन हो गए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ P वैल्यू ऑफ ए टेस्ट स्टेटिस्टिक इज 0.0023 देन आवर inference would be 137 आंसर इज फर्स्ट, फाइंडिंग आर स्टेटिकली नॉन सिग्निफिकेंट। तो बायोकेमिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बायोकेमिस्ट्री से, और यहाँ पे 38 आपका पूछा गया था कि द मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl इज 58, हाउ मैनी mg इज इन 50
म्यू मोल ऑफ NaCl, आंसर हो जाएगा आपका 290 mg। ठीक है, 290 mg फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि आपका वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। कौन सी ऐसी डिजीज है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है? यहाँ पे आपका सॉरी, ये बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो 37 का यहाँ पे थर्ड आंसर इज सही। ये जो थर्ड आंसर है वो सही है। और बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे जो 38 है उसका थर्ड, उसका भी जो 38 है उसका भी थर्ड सही है। एंड जो यहाँ पे आपका 39 दिया हुआ है, 39 का यहाँ पे सेकंड है मेरेस्मस। ठीक है, मेरेस्मस इज ए डिजीज इज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से मेरेस्मस डिजीज होती है। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओस्मोसिस। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट ओस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी से 41 का आंसर है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, हेला HLA मैचिंग इज डन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। फिजियोलॉजी से क्वेश्चन 42 है। ठीक है, फिजियोलॉजी से क्वेश्चन 42 है। 42 में आपका क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया था कि ऑल आर बेसिक टाइप ऑफ मेलेनिन एक्सेप्ट साइटोमेलेनिन। ठीक है, बाकी ये सब होते हैं यूमेलेनिन, फियोमेलेनिन एंड न्यूरोमेलेनिन। ठीक है, जो एक्सेप्ट है वो है साइटोमेलेनिन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पे 49 का यहाँ पे थर्ड है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा क्या होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोमा सेप्ड मोटाइल बैक्टीरिया। कोमा सेप्ड मोटाइल बैक्टीरिया आपका विब्रियो कोलेरा होता है। क्वेश्चन 48 जो माइक्रोबायोलॉजी से है, 48 का आंसर है फर्स्ट। इसमें क्या कहा था कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी से प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड मेडिकली अप टू। ठीक है, टर्मिनेटेड मेडिकली अप टू 47 का आपका सेकंड हो जाएगा 20 वीक। ठीक है, 20 वीक। नेक्स्ट इसमें अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन म्यूटाजेनिक। आपका 46 नॉन म्यूटाजेनिक होता है IR, जो बाकी म्यूटाजेनिक है UV, एक्रीडीन, एक्सरे। ठीक है, म्यूटाजेनिक होते हैं, बट नॉन म्यूटाजेनिक अगर है तो वो IR है। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोफीलिया एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ओनली मेल्स इज। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? 45 ये है आपका रिसेसिव सेक्स लिंक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43 का आपका एंड 44। ठीक है, तो 43 में आपका दिया हुआ है कि ऑल आर ट्रू अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे कोज ड्यू टू इंक्रीज इन इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, कोज ड्यू टू इंक्रीज इन इंसुलिन प्रोडक्शन होगा, तो तब आपका क्या होगा कि ऑल आर ट्रू अबाउट टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस एक्सेप्ट। तो ये नहीं होगा, वहाँ पे इंक्रीज थोड़ी ना करवाएगा वो, ये आपका गलत हो जाएगा। बट इट इज ए जेनेटिक डिजीज, यस, डिजीज ऑफ लाइफ स्टाइल, यस, कोज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ सेल टू रेस्पॉन्स टू नॉर्मल लेवल ऑफ इंसुलिन। ये भी सही है, बट यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या है? एक्सेप्ट कोज ड्यू टू इंक्रीज इन इंसुलिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका है 576
मेगापिक्सल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई का रिजोल्यूशन है वो होता है 576 मेगापिक्सल होता है। ये थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये हो ही गया। यहाँ पे रिसेसिव एक्स लिंक्ड होता है हीमोफीलिया एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट अफेक्टेड ओनली मेल इज रिसेसिव एक्स लिंक्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 दिया हुआ है और इसमें प्रमोटर इज राइट आंसर। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज नॉट कॉमन बिटवीन एन एक्सप्रेशन वेक्टर एंड क्लोनिंग वेक्टर। बिटवीन कौन सा कॉमन नहीं है एक्सप्रेशन वेक्टर एंड क्लोनिंग वेक्टर के बीच में? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यस होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट यस, एंड मार्कर जीन्स यस, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर जो है वो नोट कॉमन है बिटवीन एक्सप्रेशन वेक्टर एंड क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 एसी लाइब्रेरी तो वो कौन सी होती है? आपको पता होगा कि 132 का फर्स्ट यहाँ पे कैन also be expressed and express sequence tag est या कंपल्सरी डीएनए लाइब्रेरी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? कंपल्सरी डीएनए लाइब्रेरी। नेक्स्ट है 133 तो 133 का आंसर है आपका 4 ए एंड बी। Which of these might be an advantage to genetic testing of individual via microarray? Many different potential mutation in a single gene could be tested at once, and expression pattern of many different gene can be, ठीक है, तो can be analyzed सिमल्टेनियसली। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 34। तो यहाँ पे 34 एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज ए, आपको पता होगा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो कैसा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस? ऑर्गेनोजेनेसिस आपका जो 135 है इसका हो जाएगा सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट ऑन कैलस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 में पूछा गया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बाय यूज इन इंडिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 136 का फर्स्ट कॉटन। ठीक है, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बीइंग यूज इन इंडिया कॉटन होता है। जेनेटिक इंजीनियर इन क्रॉप प्लांट इज़ यूज फॉर, तो हम वो किसके लिए करते हैं? तो 37 का हो जाएगा फर्स्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं इन क्रॉप प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट है 144। ठीक है, तो 144 का आपका फर्स्ट है कंपोस्टिंग क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो रीमेडियल टेक्निक है, तो वो क्या होगा? कंपोस्टिंग होता है। नेक्स्ट है 143 का सेकंड है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ पिग। अगर वहाँ पे एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो वाज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ था? इंट्रोड्यूसिंग ऑफ पिग सेकंड है इसका। ठीक है, 143 का सेकंड इंट्रोड्यूसिंग ऑफ पिग। नेक्स्ट है 142 इसका फर्स्ट है जेट्रोफा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कॉमनली यूज फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन इन इंडिया। आपको पता होगा कि बायोडीजल के रूप में कौन से प्लांट होते हैं? जेट्रोफा प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट है 141 का है आपका ट्रीटमेंट ऑफ एडीआर्स। ऑल आर द एसेंशियल फार्मेको विजिलेंस एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ
ADR, ठीक है। बाकी ये सब हैं जैसे डिटेक्शन ऑफ ADR, असेसमेंट ऑफ ADR, प्रोटेक्शन ऑफ ADR, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ ADR ये एक्सेप्ट है ऑल और द एसेंशियल फार्मेको विजिलेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 140, ठीक है। तो 140 में क्या कहा कि 140 में इन्होंने कहा टेक्सोनोमी यूज 16 srRNA was defined by, तो 140 का आंसर हो जाएगा 3 वूज। आपको पता होगा 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो है वो ये हुस ने दिया था, ठीक है। ओके तो जो ये थे साइंटिस्ट कार्ल हुस, तो इन्होंने जो है किसके बेस पे क्या था, टैक्सोनॉमी यूजिंग 16 srRNA के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन राइबोसोमल RNA सिग्नेचर सीक्वेंसेस कार्ल हुस प्रपोज्ड ए रेडिकल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द 5 किंगडम इनटू 3 डोमेन, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इन हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने क्या किया था कि हुज पैलेस्ड ऑल 4 यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया इनटू ए सिंगल डोमेन कॉल्ड यूकैरिया। जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल थे उनको इन्होंने यूकैरिया में रखा एंड आल्सो कॉल्ड एज यूकैरियोट्स, और उन्हें हमने यूकैरियोट्स कहा। ही देन स्प्लिट द फॉर्म किंगडम ऑफ मोनेरा इनटू, जो मोनेरा था उसको इन्होंने स्प्लिट कर दिया यू बैक्टीरिया एंड आर्किया में, ठीक है। तो जो वे 4 थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल, उनको इन्होंने एक उसमें डोमेन में रख दिया यूकैरियोट्स में, और जो मोनेरा था उसको इन्होंने कर दिया यू बैक्टीरिया एंड आर्किया में, 2 उसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अनलाइक Watson 5 kingdom system was 3 डोमेन सिस्टम ऑर्गेनाइज बायोडाइवर्सिटी बाय इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोट में इसको डिवाइड किया था, ठीक। तो ये किसके बेस पे था, और बेस्ड ऑन राइबोसोमल RNA सिग्नेचर सीक्वेंस पे था ये, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, वूज, कार्ल वूज इज राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो जो 39 है, तो यहाँ पे 39 में पूछा गया सीक्वेंसिंग डेप्थ इज आल्सो नोन बाय अनदर टर्म। तो अनदर टर्म क्या होती है, ये होती है को कवरेज, ठीक है। कवरेज इज राइट आंसर। तो यहाँ पे 39 का क्या हो जाएगा, सीक्वेंस डेप्थ इज आल्सो नोन एज कवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138, और ये सारे क्वेश्चन आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स से थे ये, ठीक है। 141, 138 से 141 तक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस आपका होता है 138, फर्स्ट होता है EMBL। क्या होता है EMBL, ये याद रखना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। नेक्स्ट है आपका सब्सटीट्यूट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs यूज इन रेफ्रिजरेटर इज। तो वो क्या है आपका 145 का है, फर्स्ट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, यूज इन रेफ्रिजरेटर। तो कौन सा CFC सब्सटीट्यूट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट है 146, तो 146 का आंसर क्या होगा, व्हाट चेंज इन द प्लांट इंडिकेट द टॉक्सिक इफेक्ट
ऑफ SO2, तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ SO2 146 का आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग ऑफ लीव्स। द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अर्थ डे आपको पता होगा कि 147 अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 वेटरनरी साइंस से है, वाइट लेगोन इज ए ब्रीड ऑफ, तो वाइट लेगोन किसकी ब्रीड है, तो आपको पता होगा 148 का आंसर हो जाएगा पोल्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है 149 का आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि रुमेन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, रुमेन्स जो होते हैं वो इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, वो होते हैं आपके कव। ठीक है, रुमेन्स क्या है, कव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, लास्ट क्वेश्चन है ये ICMR 2018 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 150 क्वेश्चन ही आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए शिप इज कॉल्ड, तो ए शिप इज कॉल्ड उसको हम क्या कहते हैं, तो आंसर है ओविन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, ओविन। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों, और ये सभी 1 से लेके 150 तक जितना भी क्वेश्चन आए थे वो सभी आपने अभी सोल्व किए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो आपके ICMR प्रिपरेशन में हेल्प करे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। एंड अगर कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। एंड हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइफ आपकी है।